अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और रिकॉर्डिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने कुछ एंट्रीज बनाना शुरू की थी, डेबिट क्रेडिट क्या होगा, कहाँ तक कर लिया? 10 तक कर लिया सबका? कौन कौन से सवाल? 10 और 7, 8, 9, 10। और आपने आगे तो सोल्यूशन भी अवेलेबल है, तो चेक भी कर लिया होगा। तो ठीक है सब, कोई सवाल पूछने वाला? पक्की बात है? पक्की बात है? नथिंग एल्स जो आप पूछना चाहते हो? किसी भी जर्नल एंट्री या ये जो डेबिट क्रेडिट का फैसला करते हुए अगर आपका फैसला गलत हो जाए, या यूं नहीं कहना चाहिए, डिफर कर जाए फ्रॉम किताब में दिए हुए डेबिट क्रेडिट से, तो उसके नतीजे में आप क्या करते हैं? आप फौरन से किताब के मुताबिक कर लेते हैं। नॉर्मल तरीकाकार यही है, जो कि सही तरीकाकार नहीं है। हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो और किताब गलत कह रही हो। इसके चांसेस कम है, लाइक 1%, लेकिन हैं कि हो सकता है आप किताब से इख्तलाफ रखते हो, तो अपने इख्तलाफ को बरकरार रखें, उसको ख़त्म नहीं करें। उसको ख़त्म सिर्फ एक सूरत में होना चाहिए, अगर आप किताब की मंतक से मुत्तफिक हो जाएं, क्या हो कि हाँ असल में ये बात ठीक लिखी है, ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन अगर आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक जवाब कुछ और बनता है और किताब ने कुछ और दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जब तक वो कॉन्सेप्ट आइदर आपका ठीक नहीं होगा या किताब का ठीक नहीं होगा, तब तक काम खराब है। इसलिए अगर आपने किसी डेबिट क्रेडिट का फैसला किताब को देख के बदला है, तो क्या आप उससे मुत्तफिक थे कि नहीं थे, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं बदलना। पूछिए, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आपकी समझ के मुताबिक तो कुछ और डेबिट होना चाहिए था, लेकिन किताब ने कुछ और डेबिट कर दिया, तो आपने उसको नकल मार के लिख दिया, नहीं। पूछिए ऐसा कोई। एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 कैश एंड 9 लाख इन द बैंक। जी, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? कौन सा एसेट होना चाहिए? 75,000 को बिल्कुल ठीक है, एसेट होना चाहिए। और इंक्रीज होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, ठीक है। और आप अपना बताएं, उसको मैं तो पूछे नहीं किताब क्या कर रही है, आप अपना बताएं, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? आपने कहा 75,000 से एसेट डेबिट होना चाहिए, यानी कैश इंक्रीज डेबिट होना चाहिए, और इक्विटी क्रेडिट होनी चाहिए। यही आप कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे बताएं। उसके बाद 9 लाख रुपए आ गया बैंक में, इसके लिए क्या होना चाहिए? एसेट और इंक्रीज होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, और क्रेडिट क्या होना चाहिए? लायबिलिटी क्यों होनी चाहिए? ओके, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। कहाँ लिखा है कि बैंक से उधार लिया? कहा यह है कि मालिक ने यानी ओनर ने 75,000 रुपया नकद नोट पकड़ा दिए हैं और 9 लाख रुपया बैंक में जमा करा दिया है ना? तो 9 लाख ही मालिक ने दिया है और 75,000 भी मालिक ने ही दिया है। तो अब हमारे पास एक एसेट आ गया है जिसका नाम है यार कसूर है मेरा, 75,000, और एक और चीज है 9 लाख रुपया। तो टोटल इक्विटी कितनी हुई? 9,75,000 की। तो इसीलिए इसको 9,75,000। अब आप करेंगे कि कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, इक्विटी या कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। कैश डेबिट हुआ 75,000 से,
बैंक डेबिट हुआ 9 लाख रुपए से और इक्विटी क्रेडिट हुई 9,75,000 रुपए से। ठीक है, ऐसे ही इकट्ठा हो गया। आप चाहते तो इसको अलग अलग भी कर सकते थे। आप कहते हैं कैश और इक्विटी, बैंक और इक्विटी 75 लेदा 9 लेदा हो तो 9,75 ही जाना था, बट आप अलग अलग भी कर सकते थे। जी और बताइए, एग्जाम्पल 9 का 5। 4 है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या होना चाहिए था? तो आपने सेल की हैं चीजें क्रेडिट पे, इसका क्या मतलब है? उधार पे चीजें बेची हैं, तो पहली बात तो ये कि चीजें सेल हुई हैं, तो सेल हो तो इनकम होती है। एक तो बात क्लियर है कि सेल है, इनकम है, क्या करेंगे? इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। ओके, एक चीज तो ये तय हो गई कि इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। दूसरी चीज, क्रेडिटर्स नहीं है, डेटर्स हैं, यानी रिसीवेबल्स हैं। रिसीवेबल हमारा एसेट है, बढ़ गया है, डेबिट कर देंगे। तो रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर। 5 नंबर, अ डेटर रिटर्न टू अस सम गुड्स, वी एग्री टू मेक एन अलाउंस फॉर देम। ओके, चीजें डेटर ने हमें वापस दे दी हैं, हमने चीजें बेची थी उसने हमें वापस दे दी, हमने कहा ठीक है वो ले ली वापस। वी एग्री टू मेक एन अलाउंस फॉर देम, इसका मतलब है हमने मान लिया कि चल ठीक है दे दे वापस। जरूरत नहीं है कि वो चीजें वापस दे तो हम ले भी लें, हम कहें नहीं ये वापस नहीं लेनी मैंने, उसने दी है एंड वी एग्रीड, हमने कहा ठीक है यार ले ली वापस। ओके, ये बात ना भी लिखी हुई होती, सिर्फ लिखा होता है डेटर रिटर्न गुड्स, तो जाहिर है इसका मतलब ये हमने ले लिए वापस। मतलब ये सिर्फ ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए है, इसका ना भी होता तो यही मतलब था। ओके, सो अभी जब हमने चीजें सेल की थी 4 नंबर में, तो क्या एंट्री डाली? सेल्स इनकम क्रेडिट की और रिसीवेबल को एसेट डेबिट किया। अब रिटर्न हो रही है तो उलट जाएगा मामला, इनकम डिक्रीज हो रही है डेबिट हो जाएगी और रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट हो जाएगा। सेल वापस हो गई है, देखा ना, जब मैंने गुड्स सेल की तो मेरी आमदनी हुई, उसने वापस दे दी है, तो इसका मतलब वो इनकम रिवर्स हो गई है। ठीक है, नहीं? अच्छा, जब हमारे से चीजें गई थी, जब हमने गुड्स दी थी, तो क्या हमने उस वक्त ये लिखा था कि हमारे पास से गुड्स निकल गई हैं तो हमारा एसेट कम हो गया? ये बात तो हमने तब लिखी भी नहीं थी, तो आज वापस आने पे क्यों करें? या तो हम जाते समय भी ये कहते कि जा रहे हो पलट के मत आना हमने जाते हुए नहीं कहा कि एसेट कम हो गया है, हमने कहा सेल हो गई है, आमदनी हो गई है। तो जब वापस आई तो मैं यही कहूंगा कि वो आमदनी रिवर्स हो गई है। ये जो मामला है ना, ये जो अभी आपने बात की है, इसको गुड्स के मामले में ऐसे किया जाता है, बाकी चीजों में वही होता है जो आप कह रहे हैं। मसलन मैंने फर्नीचर खरीद लिया अपने ऑफिस के लिए, तो फर्नीचर को इंक्रीज एसेट डेबिट कर दूंगा। फर्नीचर मैंने वापस कर दिया
तो मैं फर्नीचर को ही क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन गुड्स के मामले में जब चीजें दूंगा तो सेल है, लूंगा तो सेल रिटर्न है। इसी तरह जब चीजें परचेज करूंगा तो परचेज है, जब वापस करूंगा तो परचेज। वहां हम ये नहीं कहते कि एसेट आ गया एसेट चला गया, वहां हम कहते हैं परचेज हो गई परचेज रिटर्न हो गई, सेल हो गई सेल रिटर्न हो गई। तो ये फर्क है। तुसी जो मर्जी कर, एक्सपेंस है। हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि जब गुड्स आती हैं ना तो उस वक्त वो एसेट ही होती हैं, जैसी वो बिकती हैं वो एक्सपेंस हो जाती हैं। यानी वही लफ्ज परचेज एसेट था, वही लफ्ज परचेज एक्सपेंस हो गया, इवेंचुअली क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, इसीलिए उसको एक्सपेंस ही माना जाता है। फिर तो किताबें भी परचेजेस को एक्सपेंस से ही ताबीर करेंगी इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है इसने भी यही लिखा होगा। देखें परचेजेस के साथ वो क्या लिखता है, एक्सपेंस लिखता है एसेट लिखता है, एक्सपेंस लिखता होगा। है कोई सवाल? वो देखें नीचे लिखा हुआ, ये देखें नीचे बता रहे हैं, ये देखें नीचे लिखा हुआ परचेजेस एक्सपेंस, क्योंकि इवेंचुअली वो क्या है, वो एक्सपेंस है, तो इसीलिए उसको एक्सपेंस ही ताबीर किया जाता है। लेकिन हकीकतन क्या हो रहा होता है कि शुरू में वो एसेट होता है, फिर वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। हम उसको दो अलग अलग चीजों में रखते नहीं हैं। हम यूं नहीं करते कि पहले उसका नाम रखें लेट से परचेज एसेट, और जब वो एक्सपेंस हो तो फिर उसको परचेज एसेट से निकाल के डाल दें परचेज एक्सपेंस। ऐसे नहीं करते हम उसको एक ही बास्केट में डाल देते हैं, उसका नाम ही परचेज है, तो हम कहते हैं यार ये एक्सपेंस ही है, सीधा ही। ठीक है, ये इस तरह से कर लिया जाता है, ये अपनी सहूलत के लिए कर लिया जाता है। वरना हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि पहले वो आए तो मैं कहूँ ये एसेट है, और फिर जब वो जाए बिके तो फिर मैं उसमें से निकाल के एक दूसरी जगह डालूं और कहूँ आप ये एक्सपेंस है। इसको एक एग्जांपल से यूं समझते हैं कि आपने अपनी बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए 1800 लीटर डीजल खरीद लिया जनरेटर के लिए। 800 लीटर की आपने टैंकी रख ली और पंप से जाके एक ही तुम्हें भरवा के गाड़ी पे लोड करके ले आए। अब 800 लीटर फ्यूल इकट्ठा खरीद लिया, क्या कहें, ये एक्सपेंस है कि एसेट है? एसेट है, एसेट है यार। 800 लीटर डीजल मेरे को पे है, क्या ये कंज्यूम हो गया? नो। क्या इसका बेनिफिट यूज हो गया? नो। इसका बेनिफिट मैं फ्यूचर में अभी हासिल करूंगा, मेरा एसेट है। अब क्या करूंगा इसे मैं लिखूंगा फ्यूल एसेट डेबिट इन कैश क्रेडिट। अच्छा, फर्ज करें आगे बिजली चलेगी, 4 दिन बिजली आई नहीं, सारा 800 लीटर आपने फूंक दिया। अब क्या करूंगा? अब एक्सपेंस करूंगा। अब क्या एंट्री डालूंगा? फ्यूल एसेट क्रेडिट कर दूंगा और फ्यूल एक्सपेंस डेबिट कर दूंगा। करूंगा कि नहीं करूंगा? अब मैंने कहा यार इन्हें 2-4 दिन से वर्तिया से जाना ही है, जैसे आया ना मैंने सीधा ही लिखा फ्यूल एक्सपेंस डेबिट। नहीं, जब वो आया था तो उसकी नौयत एसेट की थी। यानी एज्यूम करें कि यहां एक बंदा बैठा हुआ है, ये यहां एक बंदा बैठा हुआ है जीता जागता, ये क्या है? इंसान है। ये फौत हो गया, अब ये क्या है? मैयत है। अब आप उसको इंसान नहीं कहते, है तो इंसान ही, लेकिन अल्फाज बदल जाते हैं, है ना। वो शख्स जिसको आप कहते हैं मिसाल के तौर पे एक्स, आप उसको कह रहे हैं मैयत, क्यों? उसकी नौयत बदल गई है। ज़ाहिर नौयत बदलेगी तो उसकी चीज बदलेगी। जब तक वो चीज अनयूज्ड फॉर्म में फ्यूल पड़ा हुआ था तब तक उसकी नौयत क्या थी? वो मेरा एसेट था। द मोमेंट इट डाइड, द मोमेंट इट यूज्ड, कंज्यूम्ड, वो मेरा एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। तो खर्चा हो गया तो अब उसको खर्चे में लिखूंगा। तो जब वो पहले आया तो मैंने लिखा फ्यूल एसेट इंक्रीज डेबिट कैश क्रेडिट। जब मैंने उसको यूज कर लिया तो मैंने लिखा फ्यूल एक्सपेंस डेबिट फ्यूल एसेट क्रेडिट, है ना। अब मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। पहले एक दफा आया तो लिखा एसेट, फिर अगले दिन उसको लिखा, मैंने कहा वक्त बचाओ मेहनत बचाओ। मेहनत जो है वो अच्छे लोगों का काम नहीं है मेहनत करने में कोई फायदा नहीं है। जैसे ही मेरे पास फ्यूल आया मैं कहा कल ते वर्तिया जाना है,
मैंने कहा फ्यूल एक्सपेंस डेबिट। अब जब वो आया तो मैंने एसेट नहीं लिखा, जब वो गया तो मैंने उसको एसेट घटाया भी नहीं, मैंने सीधा ही लिखा एक्सपेंस। बात समझ? तो ये है परचेजेस, कि जब वो गुड्स आती हैं तो असल में एसेट होती हैं, तो या तो मैं उसको लिखूं एसेट, और फिर जब वो बिके हैं तो फिर मैं उसको वहां से निकालूं और एक नई जगह जाके लिखूं एक्सपेंस। मैं कहता हूं यार दो दफा मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो आई मैंने साथ ही लिखा एक्सपेंस। अब मुझे वो मेहनत दो दफा वाला काम नहीं करना पड़ा, एक दफा करना पड़ा। अब इस मेहनत को समझें, साल में आपने 15,000 दफा ट्रांजैक्शन की है परचेज की। भैया मैंने थोड़े दिन पहले आपको एग्जांपल दी थी, एक सुपर स्टोर में हर टाइप की प्रोडक्ट है और सैकड़ों हजारों वेंडर्स होंगे उसके। भाई शैम्पू कोई और सप्लाई करता होगा और पराठे कोई और सप्लाई करता होगा, वो पैक्ड पराठे पके हुए नहीं, बात समझ रहे हैं? गोश्त कोई और सप्लाई करता होगा और लजीजा रसमलाई कोई और सप्लाई करता होगा, नहीं, सैकड़ों हजारों सप्लायर होंगे उनके, और साल में कितनी मरतबा उनसे बार बार परचेज होती होगी। नाउ इमेजिन कि अगर आपने साल में 12,000 दफा परचेज की ट्रांजैक्शन की है, तो पहले आप उस एवरी टाइम यू परचेज यू राइट इट एज एसेट, एंड एवरी टाइम यू सेल यू एक्सट्रैक्ट इट, यू डिलीट इट फ्रॉम द एसेट एंड यू क्रिएट इट इन द एक्सपेंस। एक और एंट्री, दो एंट्रियां हुई, तो 12,000 परचेज के लिए आपने 24,000 एंट्रियां डालनी है, और ऐसे अगर आप सीधे ही एक्सपेंस कर दें तो 12,000 एंट्री डालनी है, तो 12,000 एंट्रियां सेव हो गई, मेहनत बच गई, है ना? और अभी तो मैंने आपको ये ज्यूम किया है कि गुड्स परचेज एक दफा हुई हैं और सेल भी एक ही दफा हो गई है, सेल एक दफा नहीं होती है। मतलब आपने एक दफा में 1000 पैकेट अगर घी के ले लिए हैं तो वो एक ही कस्टमर ले जाएगा, वो 800 कस्टमर लेके जाएगा, तो 800 मरतबा उसको आप एक्सपेंस कर रहे होंगे। आने को आपने एसेट लिखा है एक दफा, और जाने को आप एक्सपेंस लिखेंगे 800 दफा। नाउ इमेजिन 12,000 ज़रबे 800, यू सी द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन, इट्स ह्यूज। तो हमने जब उसको सीधा ही परचेज अकाउंट में डाला तो हमने क्या किया, हमने वो 96 बल्कि 9,60,000 ट्रांजैक्शन बचा ली है, 96 लाख ट्रांजैक्शन बचा ली है हमने, आई सीधी एक्सपेंस। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे, लेकिन लॉजिकली नहीं लगता कि है तो गलत ही, हम इसको गलत होने नहीं देंगे। कैसे? हम इसको आई और एक्सपेंस में डाल दिया, चीजें आती गई एक्सपेंस में डलती गई, आती गई डलती गई और निकलती गई, ये काम सारा साल चलता रहा। अब हम साल के आखिरी दिन खड़े हैं, 30 जून पे खड़े हैं, साल का आखिरी दिन। इस वक्त दुकान में जितना भी माल पड़ा हुआ है ये किधर है इस वक्त? एक्सपेंस में है ना, दुकान में, क्योंकि हम तो जो खरीद रहे हैं वो किधर फेंक रहे हैं? एक्सपेंस में। हमने जो खरीदा एक्सपेंस में फेंक दिया। इस वक्त दुकान में जो माल पड़ा हुआ है ये किधर पड़ा हुआ है? ये ज्यादती हो रही है। अब ये इस साल का एक्सपेंस, ये तो माल बच गया, ये तो बिका ही नहीं, तो मैं आज दुकान में गिनती कर लूंगा कि माल कितने का पड़ा हुआ है, एक वन टाइम सारे की गिनती की, पता लगा जी इस वक्त 2.5 करोड़ का माल पड़ा हुआ है। पूरे साल में मैंने 70 करोड़ का माल खरीदा था, आज दुकान में 2.5 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, मैं 2.5 करोड़ निकाल लूंगा बाहर, मैं कहूंगा ये मेरा एसेट है, बाकी का 67.5 करोड़ एक्सपेंस। तो मैंने गलत नहीं होने दिया, मैंने उसको ठीक किया, लेकिन कब? साल के आखिर पे जाके। अब एक कोशिश, एक तरीका ये हो सकता था कि मैं साल के हर दिन ये करेक्शन डालता, हर दिन माल आता तो एसेट कहता, निकलता तो एक्सपेंस कहता, आता तो एसेट कहता, निकलता तो एक्सपेंस कहता, फिर आता तो एसेट कहता, निकलता तो एक्सपेंस कहता, है ना? मैंने कहा नहीं, मेहनत बचाई, मैंने जो आता गया एक्सपेंस में फेंकता गया 365 दिन यही काम होता रहा। आखिरी दिन खड़े होकर मैंने कहा ए हुन जड़ा पिया है ना, ए एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है, इन्हों बाहर कर लो। उसको एक्सपेंस में से वन टाइम एक एंट्री से बाहर निकाल लिया। तो अब आप देखें कि वॉल्यूम कितना है जो मैंने वॉल्यूम ऑफ वर्क जो मैंने बचा लिया, और रिजल्ट मेरे गलत नहीं हुए। आज जब साल खत्म हुआ है तो ही मैं बैठ के नफा नुकसान बना रहा हूं ना, कि अच्छा यार इस साल मुनाफा कितना हुआ या नुकसान कितना हुआ, तो वो ठीक निकलेगा बिल्कुल, क्योंकि जो चीजें एक्सपेंस नहीं थी उनको मैंने उसमें से निकाल लिया है। ठीक है, क्लियर? जब आई थी चीजें तो हमने उसको एक्सपेंस लिया था, लेकिन जैसी जाती हैं तो हम उनको सेल नहीं करते। हाँ, तो परचेजेज में से सेल्स माइनस करने तो खुद ब खुद प्रॉफिट निकल आता है। हाँ नहीं, एसेट कहां से है? खुद ब खुद प्रॉफिट निकल आया।
देखो ना, जब चीज आई, मसलन जब गुड्स आई, मैंने लिखा परचेजेज एक्सपेंस 1000 रुपए से, फिर वो चीज 1200 की बेच दी, तो मैंने उसको क्या कहा, सेल्स इनकम 1200 रुपए की। अब इनकम कितनी है, और परचेज एक्सपेंस था ना, जब आया था तो हमने एक्सपेंस लिखा था, एक्सपेंस कितना है, तो डिफरेंस क्या हुआ, 200 का प्रॉफिट, ठीक निकला है। अच्छा, अब इसको एक और सिनेरियो लें, फर्ज करें मैं रोज 1000 रुपए की चीजें खरीदता हूं, तो पूरे साल में मैंने कितने की चीजें खरीदी, 365,000 की, 3,65,000 की, भी रोज 1000 की खरीदता हूं ना, तो 365 मरतबा 1000 खरीदा, तो मेरा एक्सपेंस कितना हुआ साल में, 3 लाख। लेकिन फर्ज करें कि सारा माल बिका नहीं, इस 3,65,000 में से 3 लाख रुपए का माल मैंने 5 लाख रुपए में बेच दिया। अब पूरे साल की सेल कितनी है, 5 लाख। परचेज कितनी है, ये 365 क्या है, एक्सपेंस, और ये 5 लाख क्या है, इनकम। तो प्रॉफिट कितना है, 135। ये गलत प्रॉफिट है, क्योंकि 365 में से 65,000 की चीज तो बिकी नहीं है, अभी 3 लाख की चीज बिकी है असल में। ये जो 5 लाख का सेल आई है, ये उस 3 लाख की चीजों पे आई है, तो असल मुनाफा 2 लाख रुपए है। अब मैं कैसे ठीक करूंगा, मैं कहूंगा साल के आखिर खड़ा होकर टोटल परचेज कितनी है, 3 लाख, उसमें से जो नहीं बिकी वो कितनी है, वो बाहर निकालो, वो मेरा एसेट है, उसको बाहर निकाल के एसेट में लिख दिए। अब पीछे परचेज में एक्सपेंस बच कितना गया, और सेल कितनी है, 2 लाख का प्रॉफिट। तो ऐसे मैं करता ठीक ही हूं, ये नहीं है कि मैं अपना नफा नुकसान गलत निकाल रहा हूं, बट ठीक नफा नुकसान निकालूंगा। बट मैंने एक मेथड अडॉप्ट कर लिया कि यार अपनी जिंदगी को आसान बनाओ, जब भी परचेज आए उसको एक्सपेंस में लिखी जाओ, लिखी जाओ, लिखी जाओ, लिखी जाओ, लिखी जाओ, आखिर में जाके देख लेना जो माल नहीं बिका उसको एक्सपेंस में से बाहर निकाल लेना, कहना ये एसेट है। ठीक है, बिल्कुल अभी जैसे मैंने फ्यूल वाली एग्जांपल दी, 800 लीटर आया, मैंने साथ ही कह दिया ये एक्सपेंस है। अच्छा, मेरा साल खत्म हो गया 30 जून पे, मैंने देखा इसमें तभी भी 100 लीटर पड़ा हुआ है, मैंने कहा 100 लीटर मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो 800 में से बाहर निकाल लिया। अब एक्सपेंस फिर कितना रहेगा पीछे, 700, ये मेरा एक्सपेंस और 100 मेरा एसेट बन गया। अदरवाइज क्या होना था, अदरवाइज क्या होना था, मैं 800 लीटर को कहता है एसेट, फिर वो आगे कहता है जी 10 लीटर दे दें डीजल में डालना है, मैं उसमें से 10 लीटर निकाल के उसे देता और उसको लिखता एक्सपेंस। वो फिर आ जाता अगले दिन, कहता है 15 लीटर और दे दो, फिर लिखता एक्सपेंस। ये हरकत चलती रहती, मैं को 150 दफा इस तरह की हरकत करता है, तो खज्जल ही होना था। मैंने कहा एक ही दफा एक्सपेंस, एंड पे जाके मैंने कहा कितना बचा है, 100 निकाल लो इसमें से, बाकी एसेट एक्सपेंस है। ठीक है।
अच्छा जी, और बताइए जी। 8 का 7, 7 वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। हमने जो चीजें खरीदी थी वापस कर दी। जब खरीदी थी तो क्या एंट्री डाली थी? परचेजेस एक्सपेंस डेबिट, पेएबल लायबिलिटी क्रेडिट। आज वापस कर दिए हैं तो रिवर्स, पेएबल लायबिलिटी डेबिट और परचेजेस रिटर्न एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट। यही किया हुआ है आपने। जी सर जितना हमने मतलब एक चीज को हमने मतलब बेचा है सर, सोल्ड किया है और वो क्रेडिट पे गया, तो सर हमारा जो प्रेफरेंस होगा वो इनकम पे होगा, क्योंकि हमने लायबिलिटी तो इंक्रीज हुई है। वो भी लिखेंगे, वो भी लिखिए। वो भी लिखेंगे। देखें, एक चीज परचेज की है, सेल की है? सेल किया। सेल की है, तो एक तो सेल मेरी इनकम हो गई है। अच्छा, दूसरी की किस पे है? क्रेडिट पे। तो रिसीवेबल पैदा हो गया, मैंने पैसे लेने हैं बंदे से, दो चीजें पूरी हो गई। लायबिलिटी कहां से आ गई? लेने हैं मैंने पैसे। केड़ा एसेट? सर इधर भी उन्होंने एसेट डाला हुआ है। कौन सा एसेट? ये नाइट वाले में नहीं, चीजें सेल हुई हैं कि परचेज हुई हैं? सेल गुड्स सेल हुई हैं। सोल्ड गुड्स हैं, हाँ ओके, गुड्स सेल हुई हैं क्रेडिट पे। क्रेडिट पे, तो एक सेल लिखेंगे, एक एसेट रिसीवेबल लिखेंगे। और कोई चीज? सर क्रेडिट पे भी हमने की है। क्रेडिट पे करने का क्या मतलब है? उधार पे बेची है, उधार पे बेचने के नतीजे में क्या चीज वजूद में आती है? रिसीवेबल। नहीं, लायबिलिटी क्यों है? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? हमने देने हैं। ये तो चीजें हमने बेची हैं, पैसे देने नहीं है, लेने हैं। हाँ, अपने तरफ से देखना है, अपनी तरफ से अकाउंटिंग हो रही है। हाँ जी, और सर डेटर कब लिखते हैं और रिसीवेबल एक ही बात है, सिनोनिम है। दोनों से लिखते हैं? आप रिसीवेबल लिख लें, आप डेटर लिख लें, एक ही बात है। वो अभी मैंने पढ़ना है कि वो कैसे बनाना है। वैसे मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया है, बट उसकी एंट्रियां कैसे होंगी, वो प्रोसेस कैसे होगा, इस पूरे मौजू के ऊपर, ये जो मौजू मैंने पिछले 15 मिनट में आपको एक्सप्लेन किया है, इस पे पूरा एक चैप्टर है जो कि जो कि हमने पढ़ना है, और उस चैप्टर पे हमें कोई 10-12 दिन लगने हैं। ये 15-20 मिनट की डिस्कशन उसकी एक क्रक्स समरी थी। वो करना कैसे है, वो उसके अंदर और बहुत सारी बातें हैं, वो हम पढ़ेंगे वहां जाके। जी ओके, क्लियर? अच्छा जी, नई बात आज के लिए, और ये बहुत ही मुख्तसर सी बात है। जनरल जर्नल, ये वो टंग ट्विस्टर भी जैसा लगता है ना। जनरल जर्नल, एक में नून पहले है और एक में नून बाद में है ना? जीम नून रे लाम और जीम रे नून लाम। जनरल जर्नल। जर्नल क्या होता है आप जानते होंगे? योर जर्नल इज व्हाट? योर जर्नल इज योर डायरी, द बुक वेयर यू राइट योर डे टू डे रूटीन। जैसे किसी दौर में लोग कहते थे कि सारी दिहाड़ी गुजार के शाम को बैठ के एक डायरी में लिखेंगे कि आज मेरी जिंदगी में क्या हुआ, है ना? दैट इज योर जर्नल। बिजनेस का जर्नल क्या है? यही रोज क्या हो रहा है। यही जो ट्रांजैक्शन हमने अभी सीखी कि फलाना डेबिट फलाना क्रेडिट, वो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? यहां, इस डायरी में रिकॉर्ड किया जाएगा। इस डायरी को कहते हैं जनरल जर्नल। इसको जनरल इसलिए कहते हैं कि सब कुछ इस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। जनरल है मतलब कोई खास नहीं है, सब कुछ इसी में है। सादा लफ्जों में ये जर्नल है, बस जर्नल। लेकिन हम इसको जनरल जर्नल इसलिए कह रहे हैं कि सब कुछ ही चूंकि इसमें लिख लिया तो ये जनरल जर्नल है। अदरवाइज आप खाली जर्नल भी कह दें तो ठीक है ये बात। इसका फॉर्मेट ये है,
कि आप डेट का कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स ये टी के बाद ICU है, डेबिट का कॉलम बनाएंगे, क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे। अब वो एंट्री जो आप सीख रहे थे कि ये रिपेयर है, रिपेयर एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो इसको डेबिट करेंगे, उसी बात को अब हमने मजीद मुख्तसर अल्फाज में तहरीर करना है। मसलन क्वेश्चन नंबर 10 अभी आप लोगों ने किया हुआ है, उसकी पहली ट्रांजैक्शन पे आ जाएं। उसकी पहली ट्रांजैक्शन में आपने क्या लिखा हुआ है? कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, कैपिटल इक्विटी इंक्रीज। यही बात यहां कैसे लिखेंगे? कैश डेबिट के कॉलम में लिख दिया 75,000, बैंक डेबिट के कॉलम में लिख दिया 75,000, कैपिटल क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया। वही बात समझ में आ गई है कि कैश है और डेबिट होगा और 75,000 से डेबिट होगा, बैंक है और डेबिट होगा और 75,000 से 9 लाख से डेबिट होगा, और कैपिटल है, इक्विटी है, क्रेडिट होगा 9 लाख। अब हमने ऐसे नहीं लिखा जैसे नेरेटिव अंदाज में, अब हमने उसके कॉलम बना दिए। अब इसको देख के आपको पता लग रहा है कि क्या हुआ है, कि कैश डेबिट हुआ है, बैंक डेबिट हुआ है और कैपिटल क्रेडिट हुआ है। अच्छा, क्यों हुआ है ये आपके दिमाग में हुआ काम कि ये एसेट है, इंक्रीज हुआ होगा, डेबिट करेंगे, ये सारा आपने दिमाग में सोचा और सीधा डेबिट के कॉलम में जाके लिख दिया। इसी तरह ये कैपिटल इक्विटी है, इंक्रीज है, क्रेडिट है, ये दिमाग में सोचा और सीधा जाके क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया। अब ये जो पीछे आप एक एक्सरसाइज करते आए हैं, प्रैक्टिस करते आए हैं, अब ये प्रैक्टिस आपने दिमाग में करनी है, जुबानी करनी है। कहीं अगर आप अड़ जाएं तो बेशक रफ वर्क में कर लें कि अच्छा ये एसेट है, ये इंक्रीज है, ये डेबिट है, पता चल गया डेबिट है, आए डेबिट के कॉलम में आगे लिख दें। तो इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, कि जर्नल में मैंने एक एंट्री लिखी है, एंटर किया कुछ, एंट्री लिखी है, जर्नल एंट्री। तो अब तक हम एंट्रीज को एक रॉ फॉर्म में सीख रहे थे ताकि हमें याद हो जाए कि ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये इक्विटी है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। अब हमें याद हो गया, अब हमने ये काम दिमाग में करना है और सीधा लिखना है। मैं आपसे पूछता हूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख, क्या करेंगे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख, क्या करेंगे? 3 लाख से क्या डेबिट? कैश डेबिट 3 लाख से, और कैपिटल क्रेडिट। एंट्री क्या लिखेंगे? कैश डेबिट के कॉलम में 3 लाख और कैपिटल क्रेडिट के कॉलम में। अब वो बात जो पहले आप लिख के कर रहे थे, अब आपको जुबानी मालूम हो गई, आपने सीधा आके लिख दिया कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ठीक है। अब यहां पे एक कुछ चीजें गुड टू हैव हैं, गुड टू हैव, नॉट मैंडेटरी बट गुड टू हैव। नंबर 1, ये जो क्रेडिट वाली आइटम है ये मैंने बाद में लिखी है और डेबिट वाली आइटम मैंने पहले लिखी है। अगर मैं क्रेडिट वाली आइटम पहले लिख बैठता, क्योंकि देखिए ना अभी तक आपका दिमाग उतना पक्का नहीं हुआ होगा इस चीज पे कि आप डेबिट पहले निकालें, आपके जहन में जो आ गया आपने उसका फैसला कर देना ये डेबिट है या क्रेडिट है। जैसे आपने कहा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने कहा सेल हुई है, सेल क्या है? इनकम है, इनकम क्या है? इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट, आपने लिख दिया। आपने कहा सेल्स 50,000 से क्रेडिट, और उधार पे हुई है तो रिसीवेबल बना होगा, रिसीवेबल क्या है? एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, आपने यहां आके लिखा रिसीवेबल और डेबिट में आके लिख दिया। अब देखें इसमें डेबिट बाद में लिखा है और क्रेडिट इट्स ओके, ठीक है। एज लॉन्ग एज डेबिट को डेबिट लिखा है और क्रेडिट को क्रेडिट लिखा है,
इट डजंट मैटर कि पहले कौन सा लिखा है, लेकिन दुनिया में रिवाज ये है कि पहले डेबिट लिखते हैं बाद में क्रेडिट लिखते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, अगर आप पहले क्रेडिट लिख भी दें, इट वॉन्ट बी काउंटेड एज अ मिस्टेक। मिसाल ये ऐसे ही है जैसे जमा का 5 और नफी का 3 लिखना था, आपने नफी का 3 और जमा का 5 लिख दिया, वुड इट मेक एनी डिफरेंस? एक ही बात है। आमतौर पे जब हम जमा तफरीक लिखते हैं तो ऊपर बड़ा नंबर लिखते हैं और नीचे छोटा नंबर लिखते हैं। लेकिन अगर छोटा नंबर ऊपर लिख दें और साथ नफी का साइन भी लगा दें और बड़ा नंबर नीचे लिख दें और जमा का साइन लगा दें, लगेगा ये आपको जरा ऑड सा है ना। आपका दिल यही चाहेगा कि बड़ा ही नंबर ऊपर आना चाहिए, छोटा ही नंबर नीचे। लेकिन अगर आप कर दें ऊपर नीचे तो क्या ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है तो ठीक ही। इसलिए डेबिट पहले लिखा जाता है, क्रेडिट बाद में लिखा जाता है। लेकिन अगर कभी आप भूल चूक से क्रेडिट पहले लिख जाएं, वो काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डेबिट बाद में लिख दें, बस कॉलम ठीक चूज करें। ये ना हो कि आप सेल्स को डेबिट के कॉलम में लिख दें और रिसीवेबल को, ये गलत हो जाएगा। फिर डेबिट को डेबिट लिखा है, क्रेडिट को क्रेडिट लिखा है तो अकाउंटिंग ठीक हो गई है, भले आपने पहले जिसको मर्जी लिखा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप काम करेंगे ना तो आपका दिमाग खुद ब खुद डेबिट को पहले परसीव करने लग जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप डेबिट को पहले ले लेंगे तो आप आदतन आपके मुंह से पहले डेबिट निकलेगा। फिर आपको सोच के डेबिट नहीं मुंह से निकालेंगे, वो खुद आपके मुंह से डेबिट निकलेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे अंग्रेजी टाइप करते हुए आप अपने मोबाइल पे बाज़ औक़ात कुछ एब्रीविएशंस यूज करते हैं, एंड यूजुअली यू राइट इन कैपिटल लेटर्स, है ना। जब एब्रीविएशन आता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ना लिखें तो है तो ठीक ही, बट आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है ना, आपको ऑड सा लग रहा होता है। लेकिन अगर आप लिख भी दें इट्स ओके, ठीक है, लेकिन आप आदतन उसको कैपिटल में लिखेंगे, है ना। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये आप डेबिट लिखेंगे, आप खुद लिखें, मैं नहीं कहूंगा आपको कि डेबिट पहले लिखें, आपके मुंह से पहले खुद डेबिट निकलेगा, क्योंकि आपका जहन आहिस्ता आहिस्ता सेट कर लेगा कि पहले डेबिट बोलना है बाद में क्रेडिट बोलना है। दूसरी बात, ये पहला गुड टू हैव है। दूसरा गुड टू हैव, ये जो क्रेडिट वाली आइटम है इसको थोड़ा सा आगे करके लिखना। देखा ना, इंडेंट दिया हुआ है मैंने इसको यहां नहीं लिखा, थोड़ा आगे, थोड़ा और भी आगे करके लिख सकते हैं, ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप अगर यहीं पे लगा दें तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा आगे से लिखा है तो ज्यादा ठीक है। ये भी गुड टू हैव है। क्यों गुड टू हैव है? ये आपकी विजुअल कन्वीनियंस पैदा करता है। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ये आपको नहीं नजर आ रहा, ये आपको नहीं नजर आ रहा, आपको सिर्फ इतना हिस्सा नजर आ रहा है। कैन यू टेल मी व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? यू कैन। जो थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ है वो क्या है? वो क्रेडिट है। ये भी आपका दिमाग ट्यून अप हो जाएगा खुद ब खुद इस विजुअल कन्वीनियंस की वजह से कि ये क्रेडिट है। तो आपको इधर रकमें देखे बगैर, इधर कॉलम देखे बगैर ही नजर आ रहा होगा कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। तो वो जिस तरह होता है ना, जस्ट एक निगाह आप डालेंगे तो सब आपके ऊपर आश्कार हो जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये दूसरा गुड टू हैव था। तीसरा गुड टू हैव ये है कि मैं पहले इसको जरा काट पीट को ठीक कर लूं। ओके, इसके साथ टू लगाया जाता है, क्रेडिट के साथ टू, TO2। ये बोलने की कन्वीनियंस के लिए है। मैं बोलूंगा कैश बैंक टू कैपिटल, सुनने वाले को पता लग गया डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। मैंने नहीं बताया डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, मैंने सिर्फ ये बोला। मैं पूछता हूं क्या एंट्री होगी, आप कहेंगे जी कैश बैंक और टू कैपिटल। इसमें क्या डेबिट हुआ है और क्या क्रेडिट हुआ है? जो टू के बाद बोला वो कैपिटल हुआ। अब दो अकाउंटेंट आपस में बात कर रहे हैं तो उनको कितनी कन्वीनियंस है इस बात की। मैं पूछूंगा यार ये परचेज की क्या एंट्री डालनी हो, कहेगा परचेजेस टू पेएबल, परचेजेस टू पेएबल।
ये तो देखने में था ना कि थोड़ा आगे करके लिखा हुआ है तो पता चल रहा है, अब बोलने में कैसे होगा? बोलने में तो नहीं पता लगेगा आगे करके क्या लिखा हुआ है। तो बोलने में मैं कह रहा हूं यार क्या एंट्री होनी है? परचेजेस टू पेएबल। आपको समझ आ गई क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है? जो टू के बाद है वो क्रेडिट होना है, तो पहले वाला डेबिट होना है। तो परचेज टू पेएबल, इसका मतलब है परचेजेस डेबिट है, पेएबल क्रेडिट है। अब ये देखना, ये हमारी कम्युनिकेशन के, हमारे देखने के, हमारे ये वो खूबसूरती है जो इसके अंदर हम पैदा कर रहे हैं। अकाउंटिंग का ताल्लुक तो डेबिट क्रेडिट से है, वो ठीक हो रहा है। अब आगे आप अपनी ये लिखने में खूबसूरती पैदा कर लें, देखने में, बोलने में, अकाउंटिंग का रिजल्ट नहीं इससे बदल रहा। जो डेबिट क्रेडिट उसने किया वो उसने वही किया। तो इसीलिए ये मैंने कहा ये गुड टू हैव है, लेकिन इनकी एब्सेंस गलत नहीं है, यानी इनका ना होने से अकाउंटिंग गलत नहीं हो जाती, अकाउंटिंग दुरुस्त रहती है। सिर्फ इनके होने से बोलने में, देखने में, लिखने में जरा कन्वीनियंस या ब्यूटीफाई हो जाता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यही 10वां सवाल और 9th क्वेश्चन भी, उसको इस फॉर्मेट पे बनाना है और एंट्रियां कॉपी नहीं करनी है, देख देख के नहीं लिखना है, खुद से। अब आपने जुबानी बनानी है ना, अब आपने एंट्री देखनी है, जहन में सोचना है कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और उसकी एंट्री बनानी है। फिर अगली बात, जहन में ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और उसकी एंट्री बना देनी है। तो अब आपका डेबिट क्रेडिट का फासला आपके दिमाग में होगा, लिख के नहीं करेंगे, और डायरेक्ट जाके एंट्री प्लेस कर देंगे। डेट का कॉलम जाहिर है आपको पता चल रहा है कि यहां डेट लिखने के काम आएगा। भाई अगर सवाल में कोई डेट दी हुई है तो आप डेट लिख देंगे, नहीं दी हुई तो कॉलम खाली रह जाएगा। ये बाद का सवाल में डेट नहीं दी होगी, सीरियल नंबर होगी 1 2 3 4, तो हम लगा देंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बेसिकली डेट का ही होता है, लेकिन सवाल में चूंकि डेट नहीं दी हुई तो मैं कह रहा हूं फिर उसमें सीरियल डाल देंगे, ताकि बाद में ट्रैक करना हो कि केड़ी एंट्री है, तो 5 नंबर एंट्री है यार ये, ठीक है ना। अदरवाइज रियल बिजनेस में तो डेट से डल रही होंगी ना। मैंने गुड्स खरीदी हैं 12 अप्रैल को, तो मैं लिखूंगा 12 अप्रैल को खरीदी हैं, क्योंकि अगर मैं बाद में भूल जाऊंगा, बाद में तो नहीं याद रहेगा कि ये 12 अप्रैल को खरीदी थी कि 12 मई को खरीदी थी। कल को मैं अपने कस्टमर के साथ बातचीत कर रहा हूं, वो कहता है यार वो जो आपने माल मुझे भेजा था ना, वो जो माल भेजा था ना वो खराब हो। मैं केड़ा भाई? वो कहता वो जो 12 अप्रैल को भेजा था ना वो खराब है। तो मैं जाऊंगा 12 अप्रैल के कागज खोलूंगा, पता लग जाएगा कौन सा है। तो डेट लिखना बहुत जरूरी है, डेट के बगैर यू आर क्लूलेस। ये ऐसे ही है जैसे आपने कॉलेज में फी जमा कराई, रसीद गुम कर बैठे और कॉलेज ने उसका रिकॉर्ड नहीं रखा। आप कहेंगे अब एक ही तरीका ढूंढने का, क्या तरीका है? मैं कहूँ कब जमा कराई थी? आप कहेंगे जी 10 तारीख को। मैं 10 तारीख में जाऊंगा और ढूंढ लूंगा। लेकिन अगर आपको डेट भी नहीं याद और मुझे भी नहीं याद, हाँ नहीं फोन तो खजल हो गए। अब तो क्या करेंगे, शुरू अंदाजा लगाएंगे कि अच्छा यार जनवरी में तो ये था ही नहीं, शुरू तो फरवरी में हुआ था, तो फरवरी से लेके कहीं सितंबर के बीच में ही होगा। तो फरवरी से शुरू हो जाएंगे देखना, और देखते जाएंगे। तो कितनी खजल खराबी है। डेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। तो डेट का कॉलम बेसिकली इसलिए, ठीक है। तो ये बस आपने करना है और दैट्स इट। कल हम इससे आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह।